सेरिंग टोब्गे जी, असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, मुख्यमंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, विश्व भर से और विशेषकर आसियान देशों से आए प्रतिनिधिगण, देश भर से आए उद्यमी और यहां उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, আজি এই হন মিলনে উপস্থিত আপনা লোক সকলোকে মই আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। লগতে অসমৰ হোমৰ ৰৈজৱ হৈ मोर गभीर श्रद्धा ज्ञापन करिছো। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। इस समिट में आप सभी की उपस्थिति ये दिखा रही है कि असम किस तरह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विशेषकर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री श्री टोब्गे की उपस्थिति भारत और भूटान की अटूट मित्रता की गवाही दे रही है। फ्रेंड्स, we created the Act East policy and the Northeast each at the heart of it. The Act East policy requires increased people-to-people contact, trade ties and other relations with countries on India's east, particularly ASEAN countries. The tagline of this summit is very appropriate and it gives a big message. Advantage Assam, India's expressway to ASEAN. It's not just a statement, but it is a holistic vision. Recently, we had the ASEAN-India Summit celebrating 25 years of our partnership. ASEAN-India partnership may be 25-year-old, but our ties with these nations go back to thousands of years. It was a privilege for India to host heads of 10 ASEAN countries, honored guests at our Republic Day function in New Delhi. Bangladesh has recently opened a consulate in Guwahati, becoming the first country to do so. I'm happy to learn that the royal government of Bhutan has opened Bhutanese consulate in Guwahati yesterday. भाइयों और बहनों, भारत की ग्रोथ स्टोरी में और गति भी आएगी जब देश में हमारे पूर्वोत्तर में रहने वाले लोगों का, यहां के समाज का, इस पूरे क्षेत्र का संतुलित विकास भी
तेज गति से हो। मेरा मानना है कि इंफाल से लेकर के गुवाहाटी तक और कोलकाता से लेकर के पटना तक पूर्वी भारत के विकास का नया ऊर्जा केंद्र बनना चाहिए और यही हमारा विजन और यही हमारा अप्रोच है। इस विजन पर चलते हुए पिछले 3.5 वर्षों में केंद्र सरकार की तरफ से और पिछले 1.5 वर्ष में असम सरकार की तरफ से किए गए प्रयासों का परिणाम अब और बेहतर तरीके से दिखाई देने लगा है। आज जितने व्यापक पैमाने पर यह आयोजन हो रहा है वो कुछ वर्ष पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था। ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि देश में कुछ बदल नहीं सकता की सोच अब बदल गई है। लोगों में हताशा की जगह अब हौसला और आशा ने ले ली है। साथियों, आज देश में 2 गुनी रफ्तार से सड़कें बन रही हैं, 2 गुनी रफ्तार से रेल लाइन का दोहरीकरण हो रहा है, लगभग 2 गुनी रफ्तार से रेल लाइन का बिजलीकरण हो रहा है। भाइयों और बहनों, हम सारी योजनाओं को उस दिशा की तरफ ले जा रहे हैं जो गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग की जिंदगी में क्वालिटेटिव चेंज लाए। हम अपनी योजनाओं को लोगों की आवश्यकताओं से जोड़ रहे हैं। ऐसी योजनाएं जो उनकी जिंदगी को आसान बनाएं, ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाएं। आपकी जानकारी में होगा कि सरकार ने बजट में आयुष्मान भारत योजना इसका ऐलान किया है। अपनी तरह की दुनिया की ये सबसे बड़ी योजना है। साथियों, जो गरीबी में पला बढ़ा है, जो गरीबी के कष्ट को सहते हुए आगे बढ़ा है, उसे इस बात का हमेशा एहसास होता है कि गरीब के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है बीमारी का इलाज। जब कोई एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हुआ तो पूरा परिवार लंबे समय तक आर्थिक संकट से बाहर नहीं आ पाता है। गरीबों को इस संकट, इस चिंता से मुक्त करने के लिए हम देश के 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को आयुष्मान भारत से जोड़ रहे हैं। इस योजना के तहत हर गरीब परिवार को चिन्हित अस्पतालों में साल में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। इस योजना से करीब करीब देश के 45 से 50 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इस योजना के कारण टियर 2 और टियर 3 सिटीज में हॉस्पिटलों की चेन बनाने की संभावना बढ़ गई है। युवाओं के लिए
यह एश्योर्ड इनकम का जरिया बनेगा। इससे भारत के अंदरूनी इलाकों में पूंजी निवेश के बड़े अवसर पैदा होंगे। मैं राज्य सरकारों से भी और मैं देश भर की राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि नए हॉस्पिटल्स के निर्माण के लिए नई पॉलिसीज बनाएं। आयुष्मान भारत के अलावा भी सरकार ने अपनी 2 और योजनाओं के जरिए गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की सेहत से जुड़ी चिंता को बहुत कम किया है। इस सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना से देश के 18 करोड़ से ज्यादा गरीबों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है, उन्हें बड़ी चिंता से मुक्त किया है। इसके अलावा 3000 से ज्यादा प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत जन औषधि केंद्रों पर 800 से ज्यादा सस्ती दवाइयों की बिक्री और स्टेंट की कीमत में 85% की कमी, नीम प्लांट पर कीमत पर नियंत्रण, ऐसे अनेक कार्य इस सरकार ने किए हैं जो मध्यम वर्ग को भी बहुत बड़ी राहत दे रहे हैं। साथियों, आसियान देश हो, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल हो, हम सभी एक तरह से कृषि प्रधान देश हैं। किसानों की उन्नति इस पूरे क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाई पर पहुंचा सकती है। इसलिए हमारी सरकार देश के किसानों की आय 2 गुना करने के लक्ष्य पर आज काम कर रही है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जहां एक तरफ सरकार का जोर इस बात पर है कि किसान खेती पर होने वाले खर्च को कम कर सके, वहीं किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमत मिले, इस ओर भी हम एक के बाद एक कदम उठाते चले जा रहे हैं। इस वर्ष सरकार एग्रीकल्चर और ग्रामीण सेक्टर पर 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। हमने अभी 2 दिन पहले किसानों को फसलों की उचित कीमत दिलाने के लिए एक और बड़े फैसले का ऐलान किया है। इसके अंतर्गत किसानों को उनकी फसलों का कम से कम 50% यानी कि 1.5 गुना मूल्य सुनिश्चित होगा। इसके अलावा सरकार 22,000 ग्रामीण हाटों का ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट के तौर पर विकसित करेगी और उन्हें इनाम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म्स के साथ जोड़ा जाएगा। भाइयों और बहनों, कुछ हफ्तों पहले हमने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है और आज मैं नॉर्थ ईस्ट में हूं, उत्तर पूर्व में हूं, तो इस फैसले का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। साथियों, वैज्ञानिक तौर पर बांस घास की श्रेणी में आता है, लेकिन
करीब 90 साल पहले हमारे यहां कानून बनाने वालों ने इसे पेड़ का दर्जा दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि बांस चाहे कहीं भी उगे, उसे काटने के लिए, उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए परमिट की जरूरत पड़ती थी, मंजूरी की जरूरत पड़ती थी। मुझे लगता है पूरे देश में अगर किसी क्षेत्र के लोगों को सबसे ज्यादा इसके कारण नुकसान हुआ है तो वह नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के लोगों का ही नुकसान हुआ है। इतने वर्षों के बाद देश आजाद हुआ, कितने ही सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, लेकिन बांस को पेड़ की परिभाषा से अलग करने के देश के लाखों किसानों, आदिवासियों को लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने ही किया है। अब हम लगभग 1300 करोड़ की लागत राशि से नेशनल बाम्बू मिशन को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, खासकर यहां के किसानों को बजट के द्वारा एक और फायदा मिलने जा रहा है। भाइयों और बहनों, हमारे यहां खेती के लिए कर्ज मिलना बहुत एक मात्रा में आसान है, लेकिन जो खेती से जुड़े अन्य व्यवसाय होते हैं, जैसे पोल्ट्री, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, इसके लिए कर्ज लेने में किसानों को हमेशा दिक्कतें होती थी। अब हमने 10,000 करोड़ रुपए की राशि से विशेषकर फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री को ध्यान में रखते हुए 2 इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित करने का निर्णय किया है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा कर्ज लिए जाने की राह भी बहुत आसान कर दी है। इस सरकार ने एफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में भी ऐसे ऐसे नीतिगत निर्णय लिए हैं, सुधार किए हैं, जो देश के हर गरीब को घर देने के सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 3 वर्षों में लगभग 1 करोड़ घर बनाए गए हैं। हमने अभी बजट में ऐलान किया है कि इस वर्ष के साथ साथ अगले वर्ष भी 51 लाख नए घर बनाए जाएंगे। निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इस वर्ग को ब्याज में काफी छूट भी दे रही है। इसके अलावा रेरा आरईआरए यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन और डेवलपमेंट एक्ट की वजह से भी इस सेक्टर में पारदर्शिता आई है और मध्यम वर्ग को घर मिलने में आसानी हुई है। एफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में पिछले दिनों पूंजी निवेश काफी बढ़ा है। मैं विदेश के लोगों से भी इस क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए अपील करता हूं। भाइयों और बहनों, सरकार की एक योजना कैसे देश में ऊर्जा क्रांति ला रही है, कैसे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दे रही है, उसका उदाहरण है उजाला योजना। पहले की सरकार के समय 350-400 रुपये में बिकने वाला
एक एलईडी बल्ब अब 40 से 45 रुपये में मिल रहा है। एक अनुमान है कि जिन घरों में 5 एलईडी बल्ब लगे हैं, उन परिवारों को हर महीना कम से कम 400 से 500 रुपए बिजली बिल में बचत हो रही है। अब तक उजाला योजना के तहत देश में 28 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब बांटे जा चुके हैं। इसकी वजह से देश के ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोगों को हर साल लगभग 15,000 करोड़ रुपयों की बचत बिजली बिल में हो रही है। आसियान देशों में भी आज एलईडी बल्ब की मांग बढ़ी है और यह भारतीय ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा अवसर है। साथियों, लक्ष्य तय करके काम पूरा करना इस सरकार की कार्य संस्कृति है, वर्क कल्चर है। असम के लोगों को इस बात का एहसास है कि कैसे जिस ढोला सादिया ब्रिज का मैंने लोकार्पण किया था, वो अगर पहले की रफ्तार से चलता तो वो ब्रिज आज भी वहां कंस्ट्रक्शन का काम धीमी गति से चलता होता। हमने सरकार में पूरे शासन तंत्र के काम करने के तरीके को बदलने का एक बहुत बड़ा काम किया है। इसी का नतीजा है कि हम ना सिर्फ समय पर योजनाएं पूरी कर रहे हैं, बल्कि अब उस स्थिति में है कि योजनाओं को समय से पहले पूरा कर सकें। इसी तरह गरीब महिलाओं को लकड़ी के धुएं से मुक्ति दिलाने वाली उज्ज्वला योजना को भी हम समय से पूरा करने की तरह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य था कि 2019 तक 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देंगे। अब तक इस योजना के माध्यम से 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिल चुका है। अब इस बजट में हमने तय किया है कि अब उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा। साथियों, 2014 से पहले के 10 वर्षों में हमारी नौजवान पीढ़ी की एस्पिरेशन को जिस तरह नजरअंदाज किया गया, वो कभी नहीं भूला जा सकता। देश के नौजवानों की इच्छा थी अपने दम पर कुछ करने की, लेकिन जब वो बैंक से कर्ज मांगने जाता था तो उसे बैंक गारंटी मांगी जाती थी। मुद्रा योजना के माध्यम से बैंक गारंटी देने की इस बाध्यता को ही हमने खत्म कर दिया। इस योजना ने पिछले 3 वर्षों में देश को 3 करोड़ नए एंटरप्रेन्योर दिए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना काम शुरू किया है, जो स्वरोजगार कर रहे हैं। इस वर्ष के बजट में सरकार ने मुद्रा योजना के द्वारा लोगों को स्वरोजगार के लिए अतिरिक्त 3 लाख करोड़ रुपए कर्ज देने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया,
स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से भी युवाओं को सशक्त करने का काम ये सरकार कर रही है। इसके अलावा सरकार श्रमेव जयते के सिद्धांत पर चलते हुए श्रम कानूनों में निरंतर सुधार कर रही है, प्रक्रियाओं को सरल बना रही है। पहले जहां उद्यमियों को श्रम कानूनों के पालन के लिए 50 से ज्यादा रजिस्टर रखने पड़ते थे, वहीं अब सिर्फ और सिर्फ 5 रजिस्टर से काम कल चल जाता है। श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से हमने अधिकांश प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर दिया है। अब तो देश में सिर्फ एक दिन में नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, जबकि पहले इसमें कई हफ्ते लग जाते थे। इन सारे सुधारों का बड़ा लाभ देश के नौजवानों को, देश के छोटे उद्यमों को सबसे ज्यादा हुआ है। फ्रेंड्स, डेवलपमेंट ऑफ MSME sector is a priority for us, as this is the backbone of our industries. In this year's budget, we are giving a big relief to MSMEs by reducing rate of income tax to 25% on companies reporting a turnover of up to Rs 250 crore. This will benefit almost 99% of companies. This formalization of businesses of SMEs due to introduction of GST will help MSMEs to access credit from financial sector. Now government will contribute 12% to EPF for new employee in all sectors for 3 years. This budget has provided additional deduction to the employees of 30% of the wages paid for new employees under the Income Tax Act. We are also rolling out e-assessment of income tax across the country to eliminate corruption and bring efficiency and transparency. Further, the women employees' contribution to EPF will be 8% for first 3 years against existing rate of 12%. Paid maternity leave has been increased from 12 weeks to 26 weeks, along with provision of creches to incentivize women empowerment in the formal sector. All these efforts will strongly support Make in India also. साथियों, सरकार की ऐसी योजनाएं गरीबों को सशक्त कर रही हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी चीज से होता है तो वो है भ्रष्टाचार, काला धन। हमारी सरकार का काले धन और भ्रष्टाचार को खत्म करने का कमिटमेंट है। आज इस मंच से मैं अपने देश के उद्यमी वर्ग का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसने देश के आर्थिक एकीकरण की व्यवस्था जीएसटी को न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि आज उसे अपने बिजनेस कल्चर में शामिल कर लिया है। हमारी सरकार ने देश में इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक और बड़ा कदम
इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तौर पर भी उठाया है। कई वर्षों से भारत में अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं के अनुरूप इस तरह के कोड की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस आवश्यकता का भी समाधान इसी सरकार ने किया है। फ्रेंड्स, द यूनियन गवर्नमेंट हैज टेकन अप many path-breaking economic reforms in last 3 years, which have simplified procedures for doing business. It is a result of these reforms that India today ranks 100 among 190 countries in the Doing Business report of the World Bank after climbing up 42 ranks. The position of India has improved in many other ratings like Global Competitiveness Index of World Economic Forum and Moody's rating upgrade from stable to positive in November 2017. Our policies have ensured that inflation remains below 5% mark. Now we have foreign exchange reserves of US dollars 418 billion. Many new sectors have been opened up for 100% FDI through automatic route, like automobiles, textile, tourism, ports, road and highways. Today, India is one of the most preferred destinations for FDI. India has received highest ever annual FDI of US dollar 60 billion in 2016-17. The world sees India today as an emerging powerhouse for economic growth. I am happy to note that Assam is ranked first. The Assam is ranked first among the northeastern states in the Ease of Doing Business report. I am sure that with the present leadership of the state government, Assam is going to further improve its current position to emerge as one of the most sought after states for industrial investment in the country. Friends, today our focus is on infrastructure investment, and next year we will be investing about rupees 6 lakh crore in this sector. This year, we aim to complete more than 9,000 kilometers length of national highways. We will be developing 35,000 kilometers of roads with investment of rupees 5.35 lakh crore under Bharatmala project. The railways will make an investment of rupees 1.48 lakh crore in 2018-19. Our target is to redevelop 600 major railway stations in coming years. All these investment decisions will speed up development and are expected to generate lakhs of jobs in the coming years. साथियों, आज मैं एक और विषय पर भी बात करना चाहूंगा। इस धरती के महान सपूत भूपेन हजारिका जब वो 13 साल की उम्र के थे, 13 साल की कम उम्र में उन्होंने एक कविता लिखी थी और भूपेन दा ने कविता उस समय लिखी थी जब अंग्रेजों का शासन था। ये पूरा क्षेत्र, पूरा देश गुलामी के बंधनों में जकड़ा हुआ था। उस समय स्वर्गीय भूपेन हजारिका जी ने कविता लिखी तो लिखा था, अग्नि जगो फिरिंगोती मोई नौतुन ओखम घोड़िम हर बहार हर बस्व पुनौर फिरायानिम
नोतुन औखम औडिम, और इसका मतलब होता है अंगारे की तरह धरती युग में मैं एक चिंगारी की तरह हूं। मैं एक नए आसाम का निर्माण करूंगा। जो पीड़ित है, जो वंचित है, उन्होंने जो खोया है वो वापस लेकर आऊंगा। 13 साल की उम्र में भूपेन हजारिका का यह संदेश, मैं एक नए आसाम का निर्माण करूंगा। स्वतंत्रता से पूर्व देश के अलग अलग क्षेत्रों में देखे गए ऐसे लाखों करोड़ों वीर वीरांगनाओं के सपने पूरे करने का हम सब पर दायित्व है। इस दायित्व को पूरा करने के लिए हम सभी 2022 तक, जैसे हजारिका ने नए आसाम का सपना देखा था, वैसे न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया हुआ है। संकल्प से सिद्धि की इस यात्रा में नॉर्थ ईस्ट के लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए, उनकी जरूरतों को समझते हुए योजनाएं बनाई जा रही हैं और उन्हें लागू किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य अष्टलक्ष्मी देश के विकास के नए ग्रोथ इंजन है, और इनकी गति बढ़ने का मतलब है देश के विकास की गति बढ़ना। इसलिए हमारी सरकार द्वारा उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसफॉर्मेशन बाय ट्रांसपोर्टेशन, इस नीति पर जोर दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जा रहा निवेश इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर को बदलने का काम कर रहा है। पिछले 3 वर्ष में नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ रेलवे में ही औसतन 5,300 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च किए गए। लगभग 47,000 करोड़ रुपए की राशि से नॉर्थ ईस्ट में 15 नई रेल लाइनों पर काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में जब अगरतला अखौड़ा रेल का काम पूरा होगा, त्रिपुरा बांग्लादेश के बीच रेलवे कनेक्टिविटी बनेगी, तो इसका पूरा फायदा पूरे क्षेत्र को होगा। सरकार ने लगभग 33,000 करोड़ रुपए की लागत से नॉर्थ ईस्ट में करीब करीब 4,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे के निर्माण को स्वीकृति दी है। इसके अलावा सरकार अगले 2 से 3 वर्ष में 90,000 करोड़ रुपीस, 90,000 करोड़ रुपए की लागत राशि से उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में रोड और नेशनल हाईवेज का निर्माण करेगी। भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब प्रारंभ हुई थी। पहले जहां ये योजना 2022 तक खत्म होनी थी, वही अब हमने उसको पूरा करने का समय कम करके 2019 तक पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बजट में हमने ये भी ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सिर्फ गांव ही नहीं जोड़े जाएंगे, बल्कि गांव के बड़े स्कूल, हॉस्पिटल, बड़े बाजारों को भी इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को साथ जोड़े जाएंगे। यहां पावर सेक्टर को मजबूत करने के लिए इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं शुरू की गई हैं। बहुत जल्द ही गुवाहाटी में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का काम
शुरू होने जा रहा है, जो आसियान देशों के साथ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, विशेषकर असम की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। उड़ान योजना के तहत भी सरकार नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व को विशेष प्राथमिकता दे रही है। यहां के 19 एयरपोर्ट और हेलीपैड, जिसमें 5 तो सिर्फ असम में हैं, उन्हें देश के अन्य शहरों से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 160 से ज्यादा देशों से आने वाले टूरिस्टों को ई वीजा की सुविधा दिया जाना भी इस क्षेत्र में टूरिज्म के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। साथियों, केंद्र सरकार ने गुवाहाटी में 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से नए एम्स को भी मंजूरी दी है। सरकार उत्तर पूर्व को भी नेशनल गैस ग्रिड के साथ जोड़ने के लिए काम कर रही है। 3000 करोड़ रुपयों की लागत से गेल द्वारा गुवाहाटी तक गैस पाइपलाइन बिछाने का काम स्वीकृत किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नई योजना नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा 100% 100% फंडिंग करके इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाओं को पूरा किया जाएगा। उत्तर पूर्व में हो रहा ये निवेश यहां पर टूरिज्म को बढ़ाने में मदद करेगा, यहां के युवाओं के लिए, यहां की महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लाएगा। साथियों, मैं असम के मुख्यमंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी की, और मैं पहले कहता था असम का आनंद सर्बानंद सोनोवाल जी को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में असम में बिजनेस फ्रेंडली और डेवलपमेंट फ्रेंडली वातावरण बनाने का काम किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी असम सरकार ने सख्त फैसले लिए हैं। असम सरकार उद्योगों को लगाने के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए टैक्स इंसेंटिव्स भी दे रही है। नई आईटी पॉलिसी, नई स्टार्टअप पॉलिसी, नई स्पोर्ट पॉलिसी, नई शुगर पॉलिसी, नई सोलर एनर्जी पॉलिसी, न जाने कितनी उन योजनाओं को लेकर के असम सरकार आगे आई है। मैं राज्य सरकार की इस बात के लिए भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि वो गुवाहाटी को आसियान देशों के साथ व्यापार के लिए एक बिजनेस हब के तौर पर विकसित कर रहे हैं। गुवाहाटी को स्मार्ट सिटी के तौर पर भी डेवलप किया जा रहा है। वंस अगेन आई कांग्रेचुलेट द पीपल ऑफ असम and Northeast for holding such a big event with a great fervor. I also express my thanks to the participating dignitaries present from across the ASEAN and BBN countries in the Global Investor Summit. I'm sure the summit is just a beginning and will add a new chapter to our 1,000-year-old relations with you. एक बार फिर मैं उत्तर पूर्व के लोगों को, असम के लोगों को इस विशेष आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अपन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।